हेलो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कंजर्वेटिव फोर्स स्टार्ट किया था। तो कंजर्वेटिव फोर्स में हम फर्स्ट एक केस कर रहे हैं आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हम स्प्रिंग की भी पढ़ेंगे, जहाँ पे हम कंजर्वेटिव फोर्स भी आपका शो करते हैं, उसका कंजर्वेटिव नेचर। तो यहाँ पे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई भी एक बॉल हैंग की हुई है इस पोजीशन पे, ठीक है। तो इस बॉल को मुझे फ्रीली फॉल करना है नीचे की तरफ, जिससे ये अपने ग्राउंड को टच कर जाए। तो आपका जो इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे वो ये है, फर्स्ट केस। बीच में भी कहीं बॉल आएगी, सेकंड केस, और यहाँ कहीं बॉल आएगी, थर्ड केस। ठीक है, इनिशियली देखो इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि अभी वो पकड़ी हुई है मैंने। अब मैं उसको ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ूंगी, ठीक है। इसके ऊपर से टोटल नीचे की तरफ की जो हाइट है वो क्या है, h, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो है स्मॉल h, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, कभी भी आपका फ्री फॉल का केस आता है, जो कि बहुत आएगा आगे। तो फ्री फॉल में जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं, इनिशियली उसकी वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, या फिर आप कह सकते हो 0 होती है। और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाएगी उसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी उसके ऊपर। तो उस बॉडी की स्पीड जो होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगी, और जितना ज़्यादा वो ग्राउंड की तरफ आएगी उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा होते होते वो बॉडी एक टाइम पे एक्सेलरेट करने लग जाएगी, ठीक है। इस टाइम पे यहाँ पे जब उसने टच कर लिया ग्राउंड को, तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इनकी एनर्जीज देखते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बॉडी की इन तीनों केसेस में, फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में और थर्ड केस में। इनिशियली जो हम फर्स्ट केस में देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है आपकी, टोटल एनर्जी को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट केस में देखो रेस्ट पे है बॉडी, तो इसकी कुछ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, क्योंकि ये हाफ mv² है, वेलोसिटी 0 है, तो ओनली क्या होगी, mgh। और h कौन सा, यहाँ वाला, कितनी हाइट पे उसको मैंने रखा हुआ है, ठीक है, वो ये क्या है, 0। इसको मैंने E1 क्या हो गया आपका, mgh, फर्स्ट इक्वेशन। E2 में देखो बीच वाली पोजीशन, यहाँ पे जब बॉडी आई तो उस टाइम पे ऊपर से जब वो नीचे आई तो वेलोसिटी तो उसकी, अब उसने कुछ ना कुछ अटेन कर ही लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो हाफ mv² प्लस mgh, ठीक है। स्मॉल h से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक का मार्क किया था, ये वाला h, अगर ये h है तो इसके मिड में यहाँ से यहाँ तक का भी h ही होगा, ठीक है। और E3 जब बॉडी अपने मैक्सिमम जहाँ पे उसको पहुँचना था, अपने डेस्टिनेशन पे आ गई है, अपने ग्राउंड पे आ गई है, तो यहाँ पे बॉडी जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे तो बॉडी अपना एक्सीलरेट कर रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई तो ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इस टाइम पे इसकी। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं इन तीनों इक्वेशंस को इक्वेट करूँगी एक दूसरे के साथ। अब मैं पहले फर्स्ट 2 को कर रही हूँ, इन दोनों को। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूँगी, इफ़ E1 इज इक्वल्स टू E2, देन mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस mgh। यहाँ इस वेलोसिटी के सफिक्स में मैं h लिख रही हूँ कि वेलोसिटी कब है, जब हमारी ये बॉडी हाइट h पे आई है, ठीक है, ये h हाइट पे। तो यहाँ पे देखो मुझे निकालना है कि मिड में हमारी वेलोसिटी कितनी थी उस बॉल की, जो मैंने ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी है,
है ना। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ गलत लिख दिया मैंने, ये वाला जो एच था ये स्मॉल एच है यहाँ पे, है ना, मिड में स्मॉल एच है ना। ये वाला कैपिटल एच क्यों था, क्योंकि मैंने वो ऊपर से नीचे तक का देखा था पूरा। तो यहाँ पे एम कॉमन आ जाएगा, तीनों में कैंसिल हो गया, और जी एच इज़ इक्वल्स टू हाफ वी एच स्क्वेयर प्लस जी एच। इस जी एच को मैं इधर लेके जाऊंगी तो जी कॉमन हो जाएगा, एच माइनस एच, ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वी एच स्क्वेयर। तो यहाँ वी एच मिड वाली जो वेलोसिटी आई वो आपकी आई 2g एच माइनस एच। एक तो ये वेलोसिटी आ गई मिड में। अब मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो उसके लिए मैं E1 और E3 को इक्वेट कर दूंगी। E1 था मेरा mgh, E3 आया था मेरा हाफ mv मैक्सिमम स्क्वेयर। काइनेटिक था ना वो, तो m से m कैंसिल हो गया, v मैक्सिमम निकालना है मुझे, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2gh, स्क्वायर हटा के मैं अंडर रूट लगा दूंगी 2g, as this is the maximum velocity when the ball reaches at the ground। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एट हाइट h पे जो हमारी एनर्जी है वो प्योरली पोटेंशियल है। और कौन सी हाइट h पे, यहाँ पे हमारी बॉडी जो है वो प्योरली पोटेंशियल है। यहाँ पे मेरी बॉडी प्योरली काइनेटिक है, और यहाँ मिड में वो पार्शियली पोटेंशियल है और पार्शियली काइनेटिक है। ठीक है, ये केस आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। नेक्स्ट केस है इसका स्प्रिंग का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग के केसेस आपके आगे भी बहुत आएंगे, तो वो आपको समझने की जरूरत। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझने की। पहले इलास्टिसिटी की यहाँ बात होती है, क्योंकि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग से आप समझ सकते हो कि हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं और रेयरफेक्ट कर सकते हैं, मीन्स इट हैज़ अ इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी की वो एनर्जी जो जब हम उस बॉडी को डिफॉर्म कर सकते हैं उस टाइम पे उसने जो एनर्जी पजेस की हुई है, दिस इज़ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपके हाथ में बॉल है, उस बॉल को आप प्रेस कर रहे हैं अंदर की साइड, तो आप उसकी बॉडी को डिफॉर्म कर रहे हैं, है ना। ये बॉल है, अगर आपने इसको यहाँ से ऐसे दबाया तो ये वाला पार्ट ऐसे अंदर की साइड चला जाएगा थोड़ा सा, और इसका मतलब आपने इस बॉल को डिफॉर्म कर दिया। इस टाइम पे इस बॉल की जो एनर्जी होगी, दिस इज़ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डिफॉर्म्ड शेप। ठीक है, चाहे आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, चाहे आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, दोनों ही केसेस में उसकी इलास्टिसिटी हम बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में आप यहाँ पे भी यही शो करोगे कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, जो इनिशियली था वही उसका फाइनल भी होगा। अगर हम स्प्रिंग को खींचते हैं या फिर उसको स्ट्रेच करवाते हैं, उसको कंप्रेस कराते हैं, तो अपने दोबारा से वो उसी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ जाएगी। जैसे आपके हाथ में कोई रबर बैंड है, अगर आप उस रबर बैंड को खींचते हो तो आप जैसे ही अपनी फोर्स को वहाँ से हटाते हो तो वो रबर बैंड अपने आप अपनी उस ओरिजिनल शेप में, अपने ओरिजिनल साइज़ में अपने आप को रिगेन कर लेता है ना। तो इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। पहले इसके डायग्राम को अच्छे से समझना। ये मैं रब कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी मास लिया m, जो किसी स्प्रिंग से अटैच्ड है। ठीक है, इस स्प्रिंग में ये जो स्प्रिंग है वो मेरी मासलेस स्प्रिंग है। ठीक है, जो कि हमारा आइडियल केस होता है। इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है x। अब देखो, ये इसका ना मास का मैं एक मीन पोजीशन पे इसको मार्क कर रही हूँ,
मीन पोजीशन में ये अपने इक्विलिब्रियम पे है, जो कि मास के साथ स्प्रिंग के साथ रखा हुआ है। ना तो ये इस टाइम पे खिंच रहा है और ना ही दब रहा है, ठीक है, ना ही ये स्ट्रेच हो रहा है, ना ही ये कंप्रेस हो रहा है यहाँ पे। और ये जो मैंने साइड में वर्टिकल लाइन बनाई है, दिस इज़ द रिजिड वॉल, ठीक है, ये हमारी क्या है, रिजिड वॉल है। तो फर्स्ट केस ये तो नॉर्मल है आपका। फर्स्ट केस में मैंने इस मास को थोड़ा सा स्ट्रेच कराया और ये यहाँ आ गया, मीन्स यहाँ से यहाँ तक इसने क्या करा, इसके पोजीशन में चेंज आया, ठीक है, स्ट्रेचिंग हुई यहाँ पे। तो इस केस में जब मैंने इसको स्ट्रेच कराया, स्ट्रेच तो मैंने कौन सी डायरेक्शन में किया, इस डायरेक्शन में, बट देखो जब मैं जैसे मैंने फोर्स लगाई मेरे हाथ पे भी एक अपोजिट फोर्स आई। न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमने पढ़ा है ना, एवरी रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे स्प्रिंग भी उल्टा अपनी कोई फोर्स लगाएगी, है ना, अपने आप को उसी शेप में लाने के लिए। तो जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी ऑब्वियसली, तो वो क्या हो गई, एफ एस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एफ एस है वो आपका नेगेटिव है स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि वो लेफ़्ट साइड जा रही है। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ये इतना समझ आया। अब देखो थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस में मैंने इस मास को स्ट्रेच कराया, वो सॉरी कंप्रेस कराया, और इसमें चेंज आया इतने एक्स का। और ये कंप्रेस जब मैं करवा रही हूँ तो मैंने अपनी फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लगाई, बट स्प्रिंग अब अपनी फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो स्प्रिंग फोर्स है दिस इज़ पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव, क्योंकि लेफ़्ट साइड में वो हमारा डिस्प्लेस हुई है, ठीक है, इतना समझ आया अभी। अब इसका हम समझते हैं थोड़ा सा कि जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स इट इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब भी हम स्प्रिंग अपनी कोई भी फोर्स लगाएगी तो वो अपना उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करना चाहेगी। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएगी वो उतना ही ज़्यादा अपना उस डिस्प्लेसमेंट में कवर करेगी। डिस्प्लेसमेंट कवर करने का क्या मतलब है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगी। तो अब जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो हमारी ओरिजिनल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में होती है, या फिर हम कह सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है उस डायरेक्शन की अपोजिट होती है स्प्रिंग फोर्स, जो कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो वी कैन राइट इट एज स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है। अब जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको हम खोल के लिखते हैं के एक्स, ठीक है, हम लिखते हैं इसको माइनस के एक्स। के इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जो आपका ये फॉर्मूला मिला है एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, दिस इज नॉन एज हुक्स लॉ। हुक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस स्प्रिंग वाले सिस्टम को डिफ़ाइन किया था, इस कंसेप्ट को, और उन्होंने ही ये फॉर्मूला दिया था हुक्स लॉ, जिसका नाम रखा गया आफ्टर हिज नेम, ठीक है। तो ये याद रखना हुक्स लॉ, जो कि हम ये भी सेकंड सेमेस्टर की जो सिलेबस है उसमें भी हम पढ़ेंगे इसको, सेकंड बुक में हुक्स लॉ का एक पूरा ही चैप्टर है इसके ऊपर। अच्छे से इसको अभी पढ़ लो जिससे वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो अभी इसको फॉर्मूले को थोड़ा डिफाइन करते हैं आगे। एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, के इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट, के की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अगर हमारा के बड़ा होता है, लार्ज होता है, इट मीन्स जो हमारी स्प्रिंग है उस टाइम पे वो कैसी है, स्टिफ है, हार्ड हो जाती है, ठीक है। अगर हमारा के स्मॉल होता है तो स्प्रिंग आपकी सॉफ्ट होती है उस टाइम पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हमारा जो फर्स्ट फिगर था, इसका मैं नाम रख रही हूँ फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, फर्स्ट इज़ नॉर्मल, ठीक है, यहाँ आपको इक्विलिब्रियम में ही है आपका जो मास है। सेकंड में हमने इसको स्ट्रेच कराया, तो स्ट्रेच करा रहे हैं तो वर्क लगाया हमने, इसका वर्क डन हुआ, तो वर्क डन अकॉर्डिंग टू यू एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग दोनों लिखेंगे, ठीक है। जो वर्क डन आपने किया इसके ऊपर, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क डन बाय स्प्रिंग कर रहे हैं पहले हम, कहाँ से, ज़ीरो, मीन पोजीशन, ज़ीरो इज़ नॉट ज़ीरो, ज़ीरो इज़ मीन पोजीशन, ये वाला ज़ीरो, ये, ठीक है। उसकी मीन पोजीशन से हिलाया हमने उसको, उसको स्ट्रेच कराया, एक्सएम लिख रही हूँ मैं इसको, एफ एस स्प्रिंग फोर्स इंटू डी एस, स्प्रिंग फोर्स इज के एक्स माइनस का डी एक्स, ज़ीरो टू एक्सएम, के इज़ कॉन्स्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट इज़ ज़ीरो टू एक्सएम, तो माइनस के एक्सएम स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। दिस इज़ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या फिर जो आप वर्क डन कर रहे हो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में, वो क्या होगा, वर्क डन हमेशा आपका वो पॉजिटिव होगा, विच इज़ प्लस के एक्सएम स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि वहाँ पे जो एफ फोर्स आएगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, ठीक है, तो वो ये हो जाएगा। थर्ड केस में देखते हैं कि जब आपकी स्प्रिंग को कंप्रेस किया, ठीक है, जब आपकी स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो डब्ल्यू एस जो वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा वो अगेन यही होगा, माइनस के एक्स हाफ, एम की जगह भी मैं कंप्रेशन का लिख रही हूँ तो मैंने इसको सी लिख दिया, जिससे कि हम डिफरेंस नोट कर सकें। और वर्क डन बाय यू जो होगा वो होगा हाफ के एक्स सी स्क्वायर, बस यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, आप तो हमेशा पॉजिटिव ही वर्क करोगे ना, ठीक है, आपका वर्क डन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर हमने इस ब्लॉक को मूव किया उसकी इनिशियल टू फाइनल पोजीशन से, देन वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स ने कितना काम किया उसके ऊपर वो लिखते हैं, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये तो हमने अलग अलग दो केसेस के लिए लिख दिया। अगर इनिशियल टू फाइनल देखेंगे, माइनस एक्स आई टू एक्स एफ लिखेंगे, ठीक है, के एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा के एक्स एफ स्क्वेयर अपॉन टू माइनस के एक्स आई स्क्वेयर अपॉन टू, इस माइनस को आगे कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा के एक्स आई स्क्वेयर अपॉन टू माइनस के एक्स एफ स्क्वेयर टू, ठीक है। कौन सी इक्वेशन नंबर चल रहा है हमारा, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई आपकी 5। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है स्प्रिंग फोर्स का, इट इज़ ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स एंड पॉइंट्स, और यही हमारा क्या था, कंजर्वेटिव नेचर था, ठीक है। और ये तो एक केस हो गया कि जब हमने इसको, केस 1 लिख लो इसको, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के लिए। केस 2 में हम कह रहे हैं कि अगर हमने इनिशियल पोजीशन पे इसको स्ट्रेच करवाया और फिर हमने उसको वहीं छोड़ दिया, उसकी दोबारा से उसी पोजीशन पे आने के लिए, मीन्स एक्स आई से वो दोबारा एक्स आई पे ही आ गया, इट मीन्स चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं उसकी पोजीशन में, तो जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ये भी वही केस हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स है इट इज़ पोजीशन डिपेंडेंट, ठीक है। जैसे कि उसमें हुक्स लॉ में बताया था कि पोजीशन पे डिपेंड करती है कि उसको किस साइड खींचा गया है, राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में, ठीक है। और ये स्प्रिंग फोर्स है जो हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे ही काम करती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं द स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अब इसकी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं स्प्रिंग सिस्टम की।
तो इनिशियली कह रहे हैं कि जब हमारा फर्स्ट डायग्राम था उसमें हमारा जो मास था वो मीन पोजीशन पे था, मीन पोजीशन पे है तो मीन्स जो उसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो मीन्स हम जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं आपकी वी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो W माइनस डेल्टा V बताया था और W को वह हम लिख रहे थे माइनस के एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, है ना। तो माइनस, तो इनको अगर मैं इक्वेट करूँ तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर मीन पोजीशन पे है, एक्स 0 पे है फर्स्ट डायग्राम में, जो हमारा ये वाला था डायग्राम, यहाँ पे फर्स्ट के लिए मीन पोजीशन पे है, एक्स 0 है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी फर्स्ट केस में। ठीक है, सेकंड केस में क्या होगा कि अगर मैंने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया, खींचा या फिर कंप्रेस कराया, दोनों ही केसेस में जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि अब देखो यहाँ नेगेटिव का तो कोई रोल है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, के एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 ही हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डी वी ओवर डी एक्स, के बाई 2 कॉमन ले लें, वो बाहर ले लें क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, 2x डी एक्स ओवर डी टी, ये इससे कैंसिल हो गया। ओ सॉरी ये डी एक्स ओवर डी टी नहीं आएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में तो हम कर ही रहे हैं ना, तो ये सिर्फ 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स, डी वी ओवर डी एक्स के एक्स। तो इस डी एक्स को मैं इधर लेके जा रही हूँ। अब इसको मैंने क्या करा, अच्छा इसको इधर नहीं लेके जाते, इसको इसके नीचे ले देते हैं और दोनों साइड मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब देखो जो ये है माइनस के एक्स, दिस इज़ द स्प्रिंग फोर्स, तो इसको मैं खाली एफ एस लिख दूंगी। अभी मैंने हुक्स लॉ से बताया था ना, स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पे देखो जो स्प्रिंग फोर्स है, दिस इज ऑल्सो द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने प्रूफ कर दिया, जो पीछे निकाला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो अ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो अ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे भी स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो अ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फोर्स को अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ, कभी भी फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आता है तो वो हमेशा उसका नेगेटिव होता है, डिफरेंशिएशन और नेगेटिव, ये याद रखना। अब देखो आगे ना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि जो मैंने अभी यहाँ पे ब्लॉक बनाया था आपका, एक मास m था जिसकी मेन पोजीशन x पे 0 थी। ये कह रहे हैं कि जब हमारा मास ना अपना कोई भी ब्लॉक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, ठीक है, मेन पोजीशन पे होता है, तो उस टाइम पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर मैं इसको इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स तक खींच के लेके जाती हूँ, स्ट्रेच कराती हूँ, तो वहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़ीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम हो जाती है। और जब ये दोबारा से अपनी उसी पोजीशन में आने की कोशिश करता है तो उस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है, दोनों होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें ध्यान से सुनो और समझो। तो जैसे ही मैंने उसको स्ट्रेच कराया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, फिर मैंने उसको जब छोड़ा तो उसकी मेन पोजीशन पे आके काइनेटिक एनर्जी वो हो गई। तो इस टाइप से ये क्या करता है, ऐसे ऑसिलेशंस करने लगता है। ठीक है, इस टाइप से, तो इसी को ही हम बोलते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो आप नेक्स्ट बुक में लास्ट चैप्टर है उसमें पूरा यही पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब इन मेन पोजीशन पे आपका काइनेटिक एनर्जी है और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं किसी भी ब्लॉक को
उसकी मीन पोजीशन से स्ट्रेच कराती हूँ उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स तक और दोबारा से छोड़ देती हूँ वहाँ पे, तो वो अपनी उसी पोजीशन में आएगा। तो उसके लिए मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, मीन पोजीशन पे उसकी इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ये होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ क्या होती है mv², है ना। तो ये सॉरी, ये हमने इनिशियल के लिए नहीं लिखी, मतलब मीन पोजीशन के लिए नहीं लिखी, जब मैं इसको इस एक्सट्रीम पॉइंट तक खींच के ले गई हूँ वहाँ पे लिखी है मैंने मैक्सिमम पोजीशन पे। तो ये क्या है, मैक्सिमम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और फिर जब वो दोबारा वापस आएगा तो उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, हाफ mv² प्लस हाफ kx²। ये दोनों ही चीज़ें होंगी वहाँ पे इसकी। तो आप ये लिख भी सकते हो अपनी कॉपी में कि एट x इज इक्वल्स टू 0 मीन्स एट इक्विलिब्रियम स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी देखूं, x को अगर मैं 0 कर दूं तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी, और इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करती हूँ यहाँ पे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, और v जो है हमारा यहाँ v मैक्सिमम आ जाएगा kx m²/m, ठीक है। और स्क्वेयरिंग घटाऊँ अगर मैं तो √k/m इंटू xm, दिस इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्प्रिंग। और डायमेंशन जो k/m की होती है वो होगी t-2। तो इस केस में जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करा के उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं जहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो हम कह सकते हैं एक तरह से हम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब हम अपनी उस फोर्स को छोड़ देते हैं तो जब स्प्रिंग फोर्स अपनी उल्टी डायरेक्शन में काम करता है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है, काइनेटिक टू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल टू काइनेटिक, वाइस वर्सा। सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है स्प्रिंग सिस्टम की वो क्या रहती है आपकी पूरे टाइम कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसको मैं ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करूँगी देख लो, ग्राफिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ये मैंने वाई एक्सिस पे सीधी लाइन भी ड्रॉ नहीं होती है मेरे से, वाई एक्सिस पे एनर्जी ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस आपकी डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने देखो एक टेबल बना देती हूँ पहले ही, यहाँ आपकी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी मीन पोजीशन 0 जो कि ये है मिड में ये, ठीक है। और ये आपकी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। अगर आप ये ज़रूरी नहीं आप स्ट्रेच करके एक्सट्रीम पे जा रहे हो, उसको कंप्रेस करके भी उसको लेफ़्ट एक्सट्रीम में लेके जा रहे हो, ठीक है। जैसे अगर आप इधर लेके जाओगे तो ये भी इसका एक्सट्रीम ही है कंप्रेशन का। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है मीन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0, काइनेटिक पोजीशन एनर्जी उस पे एक्सट्रीम्स पे 0 और पोटेंशियल मैक्सिमम। अब इसको हम ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो एक कर्व तो आपका ऐसे आएगा। अब आप मुझे बताओ ये किस चीज़ का कर्व है, जिसका पीक एक्स पे 0 है, सॉरी जिसका पीक इक्विलिब्रियम पे x 0 पे क्या है मैक्सिमम है। तो ये क्या हो गई मेरी काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया। और जब ये हमारा यहाँ पे आया इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आया तो वो किस पे हो गया हमारा 0 पे, ठीक है। ये 0 वाली लाइन है ना लो लेवल, और ये हाई लेवल। जो ये वाई वाली लाइन है देखो, सपोज अगर ये 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो 0 पे देखो काइनेटिक वो सॉरी इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम है, और 0 से अगर हम देखें तो ये
लो है, ठीक है, अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका ग्राफ हमारा इस टाइप से उल्टा बनेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी देखो मेरी एक्सट्रीम पॉइंट्स पे मैक्सिमम है, अगर आप इन पॉइंट्स के थ्रू देखो तो यहाँ पे 2.5 पे है, और इसका जो मिड में आता है, जो एक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी 0 है, यहाँ 0 है, ठीक है। देखो अच्छे से स्टडी करो ये ग्राफ। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका रेड वाला पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और ये काइनेटिक एनर्जी का। सो दिस इज़ द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ स्प्रिंग फोर्स। और पहले आपका मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का कराया, 2 एप्लीकेशंस हमने इसकी पढ़ ली हैं कंजर्वेटिव की। नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपकी वो फोर्स होती है जो आपकी पाथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फोर्स इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हो तो उसमें जितना आपने वर्क किया उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, अगेंस्ट अ फोर्स फ्रॉम अ वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, on the path along which the body moves, then such a force is called non conservative। मीन्स आप सपोज यहाँ से यहाँ तक उस बॉडी पार्टिकल को, किसी भी बॉडी को लेके गए हैं, तो वो कौन कौन सा उसने पाथ फॉलो किया है, और उस पाथ फॉलो कराने के लिए आपने उसको क्या कराया, फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करा, फोर्स अप्लाई किया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, उसकी पोजीशन में चेंज आया। इट मीन्स यू हैव डन वर्क है ना, यू हैव डू वर्क। तो उसके लिए ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके पाथ पे डिपेंड कर रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन से रास्ते से होके वो गुजरा, ठीक है। सो दिस इज़ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और इसका एग्जाम्पल होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज बेसिकली non-conservative and path dependent। और अगर हम एक राउंड ट्रिप की बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की, तो इस केस में जो वर्क डन होता है वो हमारा 0 नहीं होता। वर्क डन इज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन इट्स फाइनल पोजीशंस या फिर एंड पॉइंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। अभी हमने कंजर्वेटिव फोर्स का नेचर पढ़ा, अभी हम कंजर्वेटिव एनर्जीज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।